अगर आप अमेरिका के नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजेस को गौर से देखोगे तो ये नोटिस करोगे कि ज्यादातर लाइट्स एक ही तरफ से आ रही है, जबकि दूसरी तरफ है अंधेरा ही अंधेरा। ऑल्सो थोड़ा और गौर से देखोगे तो यू विल सी कि एक क्लियर कट लाइन डिवाइड करती है इस डेंसली पॉपुलेटेड रीजन को फ्रॉम द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, ऑलमोस्ट एज इफ किसी ने हाथ से ये लकीर ड्रॉ की है। इनफैक्ट अमेरिका के रोड नेटवर्क्स भी ईस्ट की तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां तक कि फ्यूल स्टेशंस और यहां तक कि टैको बेल आउटलेट्स भी, सब कुछ इन द ईस्ट। वेल, वेरी स्ट्रेंजली अमेरिका की 80% पॉपुलेशन तो सिर्फ इतने से एरिया में रहती है और बाकी बचे इस वास्ट रीजन में केवल 20% पॉपुलेशन रहती है। और अगर इस 20% में से भी हम डेंसिटी की बात करें तो 63% तो इधर वेस्ट कोस्ट एरिया में ही एक्यूमुलेटेड है और बाकी बचे सिर्फ 37% इतने बड़े एरिया में रहती है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेइंग इंडिया बड़े जितने एरिया में इंडिया की सिर्फ 3% पॉपुलेशन रहती है। एंड इसीलिए अमेरिका का ये सेंटर वेस्टर्न रीजन दुनिया के एम्प्टीएस्ट लैंडस्केप्स में से एक माना जाता है। नाउ ऑब्वियसली ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसके लिए एक बार अमेरिका का ये मैप देखो। यू विल सी कि अमेरिका में स्टेट्स का बाइफर्केशन एकदम प्रॉपर स्क्वायर शेप में हुआ है, बट एक्चुअली इट वाज नेवर सपोज्ड टू बी लाइक दिस। अमेरिका का मैप तो कुछ ऐसा दिखने वाला था। सो हाउ डिड इट गो फ्रॉम दिस टू दिस, और इसका यहां की पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है? वेल, इसका जवाब अमेरिका के फास्ट एक्सपेंशन में छुपा हुआ है। काफी यूनिकली अमेरिका टेरिटरीज खरीद के अपनी सीमा बढ़ाते गया और उसमें भी अमेरिका ने एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाया कॉल्ड द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। एक्चुअली शुरुआत में ही पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट अमेरिका सिर्फ इतने ही एरिया तक सीमित था और बाकी एरिया अभी भी यूरोपियन पावर्स द्वारा कॉलोनाइज थे। एंड फॉर्चुनेटली यूरोपियन कॉलोनीज वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑल द वॉर्स। सो इसी सिचुएशन का फायदा उठा के यूएस ने शुरू कर दिया एक के बाद एक टेरिटरीज को खरीदना। एंड देन विद इन अराउंड 80 इयर्स यूएसए का ये छोटा सा पैच बढ़कर बन गया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री। सो बेसिकली हमारी ये जायंट वेस्टर्न कंट्री अमेरिका लिटरली ईस्ट में क्रिएट हुई थी और एक्सपैंड होके वेस्ट तक पहुंची और इसीलिए अमेरिका में लोग वेस्ट में ईस्ट के मुकाबले कम है। एंड सी, अमेरिका इज कॉल्ड अ नेशन बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स। सो नेटिव अमेरिकन्स और अफ्रीकन स्लेव्स के अलावा सब बाहर से ही यहां पर आए। And where did they settle? Well, most of them settled in the eastern seaboard of US. 19th century में अपने कंट्री से नाखुश 30 मिलियन यूरोपियन इमिग्रेंट्स यूएस आए थे और यहाँ के इट वाज इन ईस्टर्न सिटीज लाइक न्यूयॉर्क जहां पर वो सेटल हुए। इन द पास्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन भी ईस्ट साइड में हुआ एंड देन इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर डेवलप होना शुरू हुए। सो ऑब्वियसली ईस्ट स्टार्टेड टू डेवलप वे अर्ली और नेचुरली ये एक पॉपुलेशन हब बन गया। बट भले ही द हिस्ट्री ऑफ यूएस बिगैन फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन लोग कभी भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ इतना ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुए, क्योंकि अगर हम थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें तो वेस्ट और ईस्ट में कांस्टेंट डेमोग्राफिक डिवाइड तो दिखता ही है और इसका सिंपल सा जवाब है यूएसए's यूनिक लैंडस्केप फीचर्स। रिमेंबर दैट इनविजिबल लाइन जो यूएस के पॉपुलेशन डेंसिटी को डिवाइड कर रही थी? वो एक्चुअली यूएस की क्लाइमेटिक बाउंड्री है which passes through meridian 100 degrees west. So चलो इमेजिन करो you're driving through the US east से west. Now as you're driving through the east, आपको दिखेगी greenery, flowering plants, farms and obviously human communities. लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करोगे the meridian 100 west, आपको दिखने लगेंगे large endless patches of dry parched land और दूर दूर तक नो इंसान। बेसिकली ये वो लाइन है जो डिवाइड करती है द सेमी एरिड वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब ट्रॉपिकल ईस्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका इज कॉल्ड अ नेशन बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स। लेकिन इसके पीछे की वजह पता है क्या है? वेल, काइंड ऑफ हमने इंडिया की दुखती नस में हाथ रख लिया, क्योंकि यूएसए लीड्स इन सेक्टर्स लाइक आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा, resulting in 42% of the Indian population continuously migrating to USA as their first choice of living in a country other than India. लेकिन आज के तारीख में इंडिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया में रहकर ही कुछ करके दिखाना चाहते हैं। And if you are one of them, then Relevel by Unacademy is one of the best platforms for you. अगर आप एक फ्रेशर हो जिसको जॉब चाहिए या आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जो कि एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहता है, आप Relevel by Unacademy से इजीली जॉब पा सकते हो। इसे आप अपने पीसी लैपटॉप के साथ मोबाइल पर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। यही नहीं, 10 डिफरेंट कैटेगरीज में पिछले एक साल से Relevel ने 1400 से भी ज्यादा ऑफर्स दिलाए हैं और इनके सभी कैंडिडेट्स को बहुत ही बढ़िया ऑफर्स मिले हैं, रिजल्टिंग इन हाई सेटिस्फैक्शन।
बस आपको सिर्फ री लेवल पर स्किल टेस्ट देकर अपने आप को प्रूव करना होता है और फिर पेप्सी को, स्विगी, शायोमी जैसे 800 अमेजिंग कंपनीज में इंटरव्यू देने का आपको मौका मिलेगा और ये कंपनीज आए दिन री लेवल से कैंडिडेट्स को हायर करते रहते हैं। आप री लेवल पर उनके कोर्सेज के थ्रू उनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। ऑल्सो री लेवल गिव्स यू 14 डे सेटिस्फैक्शन गारंटी, मतलब 14 दिनों के अंदर आपको लगता है इफ यू आर नॉट फिट और ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, देन यू विल गेट अ फुल रिफंड। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जस्ट एडमिशन फॉर्म को फिल करो, जिसके बाद एक इंटरव्यू एंड काउंसलिंग कॉल होगा। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। आज ही अपना करियर और फ्यूचर दोनों सिक्योर करो। चेक आउट री लेवल टुडे। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। सो हम बात कर रहे थे मेरिडियन 100 डिग्री वेस्ट। बेसिकली वो लाइन है जो डिवाइड करती है सेमी एरिड वेस्ट को फ्रॉम द ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब ट्रॉपिकल ईस्ट। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाई। वेल, अमेरिका 3 दिशाओं से पानी से सराउंडेड है। पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको। लेकिन पैसिफिक से आ रही मानसून विंड्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है द रॉकी माउंटेन्स, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है। अब इससे होता यह है कि वेस्ट का नैरो कोस्ट रीजन वो विंडवर्ड रीजन बन जाता है जहां पर अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। पर ऑन द अदर साइड ऑफ द रॉकीज, यानी कि यूएस का सेंट्रल वेस्ट ब्लॉक एक लीवर्ड साइड बन जाता है, क्योंकि यहां पे एक रेन शैडो रीजन कास्ट होता है। और वेस्ट में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत और सारे माउंटेन रेंजेस है, जैसे कैस्केड्स, सियरा नेवाडा, ट्रांसवर्स, पेनिनसुला और क्लामेथ एटसेट्रा, जो इसी तरह पैसिफिक विंड्स को ब्लो करते हैं। ऑन द अदर साइड ईस्ट यूएसए में एक प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है द एपालेचियंस, बट इन कंपैरिजन टू रॉकीज, एपालेचियंस आर 1500 माइल्स लॉन्ग, जबकि रॉकी उसका डबल 3000 माइल्स है। और एपालेचियंस का हाईएस्ट पीक भी अराउंड 6684 फीट है, whereas रॉकीज का हाईएस्ट पीक उसका डबल है 14440 फीट। तो आप खुद ही सोच सकते हो ये अटलांटिक से आती हुई विंड्स को हार्डली ब्लॉक करेगा। प्लस द गल्फ ऑफ मेक्सिको से आते हुए मानसून विंड्स भी नॉर्थ की तरफ जाते हैं, सो क्लियरली द एरिया रिसीव्स अबंडेंट रेन। अब जाहिर सी बात है ह्यूमन सेटलमेंट्स भी वहीं पर होंगे जहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होगी फॉर एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, एंड एग्जैक्टली दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप। बट You'll be shocked to know कि अमेरिका की ये इनविजिबल क्लाइमेट बाउंड्री एक्चुअली एक सेंचुरी पहले ही किसी ने डिस्कवर की थी। And he was America's top scientist at the time, John Wesley Powell. Imagine इसकी खोज करना उस समय में जब हमारे पास कोई जीपीएस नहीं था। पॉवेल वाज जस्ट एन एविड एक्सप्लोरर जो कि अमेरिका के अदरवाइज अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप से बहुत ही फेमिलियर था। उसने तो ईस्ट और वेस्ट के फ्लोरा एंड फौना के डिफरेंसेस में भी बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। इन पॉवेल्स ओन वर्ड्स, ही हैड मेंशन्ड कि वेस्टर्न यूएस के ज्योग्राफिकल फीचर्स ईस्ट से बिल्कुल ही अलग है। रेनफॉल कम है, वाटर सोर्सेज भी कम है, एंड हेंस उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में यहाँ पर पानी को लेकर बहुत सारे इश्यूज होंगे। और इसीलिए टू कर्ब दैट, पॉवेल ने तभी ही अमेरिका को बाइफर्केट करने के लिए ये मैप सजेस्ट किया था। नाउ रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं 1870s की, और तब तक वेस्टर्न टेरिटरीज जस्ट यूएस में इनकॉर्पोरेट ही हुए थे। और तभी के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन इक्वालिटी के बहुत ही बड़े फैन थे। सो वो चाहते थे हर अमेरिकन स्टेट इक्वल हो, और इसीलिए उन्होंने पॉवेल के आइडिया को रिजेक्ट करके एक ऐसा मैप बना दिया जिसमें सारे स्टेट्स परफेक्टली बॉक्स शेप्ड थे। नाउ पॉवेल का मैप माइट हैव बीन अ बेटर आइडिया, क्योंकि ये जेफरसन के स्टेट्स की तरह एरिया वाइज इक्वल तो नहीं था, लेकिन वाटर शेयरिंग में बिल्कुल इक्वल था। नहीं समझे? I'll tell you why. Well, पॉवेल ने वेरी इंटेलिजेंटली मैप कुछ ऐसे कार्व आउट किया था जिससे हर एक स्टेट के पास एक वाटरशेड रीजन हो। सो फ्रेंड्स, वाटरशेड बेसिकली एक ऐसे लैंड एरिया को कहते हैं जहां पर रेन वाटर, स्नो मेल्ट्स एटसेट्रा आकर कलेक्ट हो जाते हैं, और वाटरशेड से ही इट इज चैनल टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सो ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ वाटर रिच रीजन। पॉवेल प्लान दिस सो दैट फ्यूचर में लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज के लिए फाइट ना हो और वाटर बॉडीज और डिप्लीट भी ना हो। ये दुनिया का पहला ऐसा मैप था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं बल्कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर बेस्ड था। बट नीडलेस टू से, पॉवेल का ये साइंटिफिक सजेशन स्लैश वार्निंग डिड नॉट मेक any sense to the American leaders और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। But ironically, this is not the first time अमेरिका ने साइंस को ही रिजेक्ट किया हो। So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Anyway, currently अगर अमेरिका की सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा लगता है कि it's paying big time for ignoring Powell's warning. Well, 2000 से अब तक वेस्ट यूएसए में चल रहा है the worst drought it has ever experienced in 1200 years, and it's just not ending. ये इस drought का 23rd year है।
एरिजोना, कैलिफोर्निया और नेवाडा में मैंडेटरी वाटर कट्स लगा दिए गए हैं। कोलोराडो को प्राइमरी नेचुरल डिजास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है और यूटा और न्यू मैक्सिको में तो 2 स्टेट इमरजेंसीज लगा दिए गए, वन फॉर वाटर स्कैरसिटी एंड द अदर फॉर वाइल्ड फायर्स। नाउ फ्रेंड्स, एज यू मस्ट रिमेंबर, हमने ये समझा था कि वेस्ट रिसीव्स वे लेस रेनफॉल देन द ईस्ट और कंपैरिजन के लिए लुइसियाना और टेक्सास को ही लेते हैं। वैसे तो ये दोनों कंटिन्यूअस स्टेट्स, एक 100 मेरिडियन ईस्ट और दूसरा वेस्ट सिचुएटेड है, बट स्टिल लुइसियाना रिसीव्स 60 इंचेस रेनफॉल एंड टेक्सास तो उसके आधे से भी कम, जस्ट 29 इंचेस। रेन के अलावा भी अगर हम यूएस में लेक्स और रिवर सिस्टम्स की भी बात करें तो वेस्ट इज नॉट एज ब्लेस्ड एज द ईस्ट। ईस्ट में नेचुरल वाटर बॉडीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्ट, प्लस इट इज पेरिनियली फ्लोइंग ड्यू टू एबंडेंट रेनफॉल। वेस्ट में ऑन द अदर हैंड हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, वाइल्ड फायर्स और इनइफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट की वजह से जो थोड़े बहुत रिवर्स और लेक्स है वो भी सूखे पड़ गए हैं एंड लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। रिवर्स लाइक रियो ग्रांड, सैक्रामेंटो, रेड रिवर, पीकोस और यूएस के सबसे बड़े रिजर्वर्स लाइक लेक मीड, लेक पॉवेल, ओवेंस लेक एंड मेनी मोर सब क्रिटिकली ड्राई हो चुके हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो है वेस्ट अमेरिका का लाइफ ब्लड कहा जाने वाला रिवर कोलोराडो रिवर का ड्राई होना। ये रिवर इतने सारे स्टेट्स में रह रही 40 मिलियन की पॉपुलेशन के पानी की नीड्स को सफाइज करता है, लेकिन आज कोलोराडो इतना ड्राई हो गया है कि वो अपने आउटलेट को सी तक पहुंचा भी नहीं पाता है। नाउ इस बात पे तो एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि मेगा ड्राउट 2030 तक चलेगा। यूएसए के लोग माइग्रेट होके वाटर रिच ईस्ट चले जाएंगे एंड अगेन आइदर वे ईस्ट वेस्ट का पॉपुलेशन डिवाइड और बढ़ेगा ही, ये तो सर्टेन है। बट करंट सिचुएशन ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डिवाइडेड ओवर द वाटर इशू और वो एक दूसरे से रिवर्स के ऊपर लड़ रहे हैं। और अब ये सब देख के मुझे तो अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन का ये कहना सच होते हुए दिखाई दे रहा है, इन द वेस्ट विस्की इज फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटर इज फॉर फाइटिंग। और अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो पानी की वजह से यही सब तो हो रहा है। सोमालिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, हाइटी, लाओस, कंबोडिया जैसे नेशंस अपने घुटनों पर आ गए हैं। पानी के कमी के आगे द माइटी मायन सिविलाइजेशन तक टिक नहीं पाई। So do you think the world superpower America has a chance? क्या दुनिया का ये सुपर पावर इस क्राइसिस को सरवाइव कर पाएगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस की अपडेट आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।